दोस्त लोग सबको नमस्कार है। आज चैनल में ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग्स के बारे में वीडियो देखते हैं। ट्रांसफॉर्मर में क्या क्या टेस्टिंग्स करते हैं, वो क्यों करते हैं, वो सारे डिटेल्स इस वीडियो में देखते हैं। आज का टॉपिक्स के क्यों अपने को टेस्टिंग्स ज़रूरत है ट्रांसफॉर्मर में, उसका रीजंस भी देखते हैं। और टाइप ऑफ टेस्टिंग्स क्या है, क्या क्या टेस्टिंग्स ट्रांसफॉर्मर में करते हैं, उसके पीछे जो रीजंस है वो क्या क्या है, वो सब देखते हैं। और जो टेस्टिंग्स है वो वैल्यू के साथ डिटेली देखते हैं, उसका कनेक्शंस भी देखते हैं। ट्रांसफार्मर टेस्टिंग करने के लिए क्या इक्विपमेंट ज़रूरत पड़ता है, उसमें कनेक्शंस क्या कैसा करते हैं, वो सब सारे डिटेल्स इस वीडियो में देखते हैं। तो पहला है क्यों अपने को टेस्टिंग्स ज़रूरत है। अगर नया ट्रांसफार्मर एक मैन्युफैक्चर कंपनी है ट्रांसफार्मर का, उसमें जाके ऑर्डर करेंगे तो वो मैन्युफैक्चर करेगा जितना हम लोग को MVA का ज़रूरत है, KVA का, और उसका प्राइमरी में कितना वोल्टेज, सेकेंडरी में कितना वोल्टेज रहना है, करंट रेटिंग वगैरह, और उसमें जो वेक्टर ग्रुप है, मेनली वेक्टर ग्रुप कौन सी रहना है, वो सब इनपुट दे देंगे। तो उसमें डिज़ाइन करने के लिए दे देंगे तो वो अपने साथ वो मैन्युफैक्चर कंपनी उसको डिज़ाइन करेगा, मैन्युफैक्चर कर देगा। करने के बाद उसी कंपनी में ही वही टेस्ट करता है, पूरा सारे टेस्ट कर देगा, A to Z टेस्ट उसी में करके एक रिपोर्ट बना के अपने को दे देगा। तो देने के बाद भी जो ट्रांसपोर्टेशन होता है अपने लोकेशन के लिए कंपनी से अपने तरफ को जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें कहीं कुछ डैमेज हो सकता है। इसीलिए ट्रांसफार्मर अपने लोकेशन में पहुंचने के बाद जहां लगाना होता है उधर लगाने के बाद हम लोग उसमें टेस्टिंग्स करते हैं। टेस्टिंग्स करके फैक्ट्री रिपोर्ट के साथ कंपेयर करते हैं, कोई वेरिएशन तो नहीं है करके उसमें कंपैरिजन करते हैं। अगर वेरिएशन होगा तो उसको कंपनी को बुला के तो उधर चेक करना पड़ता है। इसीलिए उधर ही नया ट्रांसफार्मर को वो ज़रूरत पड़ता है टेस्टिंग। और दूसरा है फॉल्टी ट्रांसफार्मर को भी टेस्टिंग ज़रूरत पड़ता है। अगर फॉल्ट हो गया तो कहाँ फॉल्ट हुआ है, कौन सी फेस में फॉल्ट हुआ है, HP या LV, उसको फाइंड आउट करने के लिए अपने को टेस्टिंग वगैरह करना पड़ता है। ये नया ट्रांसफार्मर और फॉल्टी ट्रांसफार्मर में सारे टेस्ट करना पड़ता है, तभी पता चलेगा। अगर जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है ट्रांसफार्मर में उसमें उतना ज़्यादा टेस्टिंग्स नहीं करते हैं, फिर भी करते हैं, कुछ कुछ टेस्टिंग्स का ज़रूरत नहीं पड़ता है, उसको छोड़ देते हैं, बाकी सारे टेस्टिंग्स उसमें भी होगा। और अभी देखते हैं टाइप ऑफ टेस्टिंग्स। इसमें ये जो मैं दिखाया हूँ ये सारे मेन टेस्टिंग्स है। इसके अलावा देखने तो एक दो टेस्टिंग्स होगा, तो वो भी बताता हूँ मैं। पहला है रेशियो टेस्ट। तो नाम से ही पता चलेगा, वो जो अंदर रेशियो दिया है प्राइमरी में जितना वोल्टेज देने से सेकेंडरी में अपने को जितना मिलेगा, तो वो नेम प्लेट में दिया होगा, उसी के हिसाब से अपने को इसको चेक करना पड़ता है। वो कैलकुलेशंस वगैरह मैं बताता हूँ। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, रेशियो का आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेस्ट का ज़रूरत पड़ता है, इसीलिए उसको करते हैं। और मैग्नेटिक बैलेंस या उसको कोर बैलेंस करके भी बोलते हैं। जो अंदर का कोर है वो मैग्नेटाइजिंग कितना बैलेंसिंग करता है, अगर वो बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं करेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए प्रॉपरली कोर बनाया है कि क्या है वो सब उसमें चेक करना पड़ता है, इसीलिए मैग्नेटिक बैलेंस का ज़रूरत पड़ता है टेस्टिंग। और मैग्नेटाइजिंग करंट, नो लोड में कितना करंट लेता है ट्रांसफार्मर, वो भी चेक करना पड़ता है। हम लोग जितना वोल्टेज देते हैं उसी के हिसाब से वो करंट लेगा, वो प्रॉपर ले रहा है कि नहीं वो चेक करना पड़ता है मैग्नेटाइजिंग करंट में। और वाइंडिंग रेजिस्टेंस, अंदर का जो वाइंडिंग्स है उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो इसमें आराम से पता चलेगा वाइंडिंग रेजिस्टेंस करने में, तो वो भी इसमें चेक करते हैं। IR टेस्ट, अंदर का इंसुलेशन चेक करने के लिए IR टेस्ट करते हैं, नाम से ही सब पता चलेगा, सेम ही नाम रखा है। और वेक्टर ग्रुप टेस्ट, जो ट्रांसफार्मर का वेक्टर ग्रुप दिया है तो DON11, DON111, ये सब क्लॉक का पोजीशन बताता है। मैं वेक्टर ग्रुप का अलग से वीडियो भी बनाया हूँ, उसका लिंक्स इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप देख सकते हैं, उसमें आराम से पता चलेगा, इसीलिए समझ में आएगा वेक्टर ग्रुप का फंक्शंस क्या है करके। वो सब टेस्टिंग करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं वेक्टर ग्रुप प्रॉपर है कि नहीं, इसमें बनाया जो दिया है वेक्टर ग्रुप वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं करके हम लोग चेक करते हैं, इसीलिए ज़रूरत पड़ता है। इसके अलावा हम लोग जो टैन डेल्टा टेस्ट बोलते हैं बुशिंग का करते हैं। अगर MVA ज़्यादा है तो 210 MVA मैक्सिमम 120 240 MVA ऐसी ट्रांसफार्मर में 230 kV में यूज़ करते हैं और 400 kV में, तो उधर बुशिंग्स वगैरह लंबा रहता है, उसमें कैपेसिटेंस वगैरह चेक करने के लिए टैन डेल्टा टेस्ट करते हैं। वो भी मैं रफली लास्ट में बताता हूँ कैसा करते हैं करके। अभी नेम प्लेट देखिए, जो आने वाला टेस्टिंग्स रिपोर्ट्स है वो इसी नेम प्लेट का रिलेटेड है।
जो वेक्टर ग्रुप टेस्ट है वो अलग से एक दिखाया हूँ, बाकी सारे टेस्ट इसी का रिलेटेड है। तो ट्रांसफार्मर का पहला देखिए कूलिंग टाइप है ON AN, ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल। अगर MVA बढ़ते जाएगा तो ये वाला सब चेंज होगा। अभी 5 MVA के लिए ON AN दिया है और HV वोल्टेज है 33 kV, LV साइड में 350 वोल्ट। तो HV करंट देखिए और LV करंट। अभी देखते हैं पहला रेशियो टेस्ट का कनेक्शंस। अभी किट आता है उसके साथ आप डायरेक्टली HV में कनेक्ट कर सकते हैं और जो LV साइड का प्रोब्स है उसको कनेक्ट करके LV का वोल्टेज किट में डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। ऐसे मैं राइट साइड जो दिखाया हूँ वैसा नॉर्मली टेस्टिंग्स करते हैं। एक वेरियाक होगा, ऑटो ट्रांसफार्मर करके बोलते हैं उसको 3 फेज सप्लाई देते हैं। उसका आउटपुट जो है वो एक बोर्ड रहता है, उसमें MCB वगैरह लगा रहेगा, उसमें इनपुट के लिए क्लिप्स वगैरह होगा और आउटपुट के लिए पिन क्लिप्स वगैरह रहेगा। उसमें इनपुट में जो ऑटो ट्रांसफार्मर से आता है उसको सप्लाई को कनेक्ट करते हैं, वो बोर्ड में आउटपुट वाला लेके उसी से वायर डाल के ट्रांसफार्मर को देते हैं। इसमें मैक्सिमम 415 वोल्टेज तक देते हैं, उसी में पता चलेगा अपने को। तो जो 3 फेज सप्लाई है उसी को ही देते हैं और सेकेंडरी में जो वोल्टेज है उसको मेजर करने के लिए उसी से केबल लेके इसी बोर्ड में कनेक्शन कर देते हैं, क्योंकि उधर ही बैठ के बोर्ड के पास में बैठ के हम लोग चेक कर सकते हैं। इसीलिए अभी 415 वोल्टेज प्राइमरी में देगा तो सेकेंडरी में कितना मिलेगा करके कैलकुलेशन करने के लिए नीचे फार्मूला है, रेटेड प्राइमरी वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज। जो हम लोग देते हैं 415 वोल्ट अप्लाई करते हैं वो वाला डिवाइडेड बाय मेजर्ड वोल्टेज। अपने को मेजर्ड वोल्टेज का ज़रूरत है, उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करने से अपने को अभी का रिजल्ट देखिए ऐसे मिलेगा। इसमें देखिए सारे टैप क्वेश्चन का चेक किए हैं। रेशियो टेस्ट प्राइमरी में जो वोल्टेज है वो 415, 413, 419 ऐसा दिया है। सेकेंडरी में वोल्टेज अपने को मिलेगा 4.08, 4.1, 4.14। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, ऐसी वोल्टेज ही ऐसी मिलेगा सेकेंडरी में। तो टैप इंक्रीज होगा तो वोल्टेज भी इंक्रीज होगा। इसमें फोर्थ टैप है वो नॉर्मल टैप है, 33 मतलब 33 kV में रहेगा, तो प्राइमरी में 33 kV रहेगा तो ये फोर्थ टैप में रख के हम लोग को 350 आउटपुट मिलेगा। तो ऐसी इसमें अगर कुछ गड़बड़ है, वैल्यू में गड़बड़ आ रहा है, अगर टैप पोर्शन इंक्रीज करने से इक्वली नहीं बढ़ रहा है तो वैल्यू वेरी होगा तो ट्रांसफार्मर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो नेक्स्ट है मैग्नेटिक बैलेंस। इसमें मैग्नेटिक बैलेंस में आर फेस बंद करके 2 फेस ही देते हैं, वाई भी देंगे, उसमें कैसा बैलेंस हो रहा है करके देखते हैं। फिर वाई को बंद करेंगे, आर बी लाइन में रहेगा, फिर बी को बंद करेंगे, आर वाई लाइन में रहेगा। ऐसी इसमें जो देखिए सेंटर वाला बोर्ड में MCB करके लिखा हूँ उसी में सेम इसी बोर्ड में कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आर फेस का जो MCB है उसको बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद मेजर करते हैं वोल्टेज को। अभी देखिए आर फेस बंद करने के बाद आर वाई में वोल्टेज कम रहेगा, इसमें देखिए वाई बी में कम रहेगा, सॉरी बी आर में कम रहेगा, वाई बी में फुल वोल्टेज रहेगा। तो अगर आर वाई और बी आर को आप ऐड करेंगे तो आपको वाई बी मिलेगा। ऐसी वाई फेस में भी बी फेस में भी आपको मिलेगा। अगर ये अनइक्वली मिल रहा है, अगर एक आर वाई में पूरा वोल्टेज आ गया, वाई बी में नहीं आ रहा है, बी आर में नहीं आ रहा है, ऐसी उल्टा कुछ वैल्यू आ रहा है तो ट्रांसफार्मर में कुछ प्रॉब्लम है, मैग्नेटिजिंग बैलेंस प्रॉपर नहीं हो रहा है करके आप चेक कर सकते हैं। और मैग्नेटिजिंग करंट ये धीरे धीरे वोल्टेज 50 से बढ़ा के एक एक लेवल में चेक करते हैं। मैग्नेटिजिंग करंट मतलब कुछ नहीं है, जो नॉर्मल नो लोड में कितना करंट ले रहा है। 50 वोल्ट देंगे 3 फेस में, उसमें उसी वायर में हम लोग को क्लैमीटर या टंग टेस्टर लगा के उसमें कितना मिली एम्पियर ले रहा है करके चेक करना पड़ता है। वो धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ने से इक्वली ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। अगर ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं हो रहा है, सडनली इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉब्लम हो सकता है। और देखते हैं वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट कनेक्शन। इसमें एक किट आता है वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, WRM करके बोलते हैं, वाइंडिंग रेजिस्टेंस मीटर। तो उसी को रख के करते हैं। इसमें अभी जो रिसेंटली जो किट्स आ रहा है उसमें सारे फेस को एक ही साथ चेक करने के लिए ऑप्शन भी दिया है, लेकिन एक्चुअली जो लोकेशन में टेस्ट करते हैं उसी में 4 पिन्स वगैरह, जो थोड़ा पुराना किट में 4 पिन रहता है, उसमें 4 पिन में 2 वोल्टेज पिन रहेगा, 2 करंट पिन रहेगा। इसमें जो अप्लाई करते हैं वोल्टेज करंट वो सब DC का है,
तो इसके जो पहले का 3 टेस्ट दिखाया हूँ, रेशियो टेस्ट, कोर बैलेंस, मैग्नेटाइजिंग करंट, ये सब एसी टेस्ट है। एसी टेस्ट करने के बाद ही डीसी टेस्ट को करना है, क्योंकि पहले डीसी से टेस्ट करेंगे तो कुछ मतलब उसके बाद जो करते हैं एसी टेस्ट वो वैल्यू प्रॉपर नहीं मिल पाता है, इसलिए पहले एसी टेस्ट करने के बाद डीसी करते हैं। तो डीसी में इसमें देखिए ऊपर राइट साइड वाला पिक्चर है, उसमें H1 H2 H3 करके जो दिखाया वो प्राइमरी साइड का ले लीजिए, RYB करके। उसमें अभी RY का कनेक्शंस देखिए, 2 वोल्टेज 2 करंट प्रोब में, एक वोल्टेज एक करंट प्रोब को R में लगाएंगे और दूसरा करंट वोल्टेज प्रोब को Y में लगाएंगे। इसमें सिर्फ एक कंडीशन है, वोल्टेज प्रोब आगे रहेगा, करंट प्रोब को आगे रहेगा। ट्रांसफार्मर से देखने से पहला प्रोब वोल्टेज का रहेगा, क्योंकि जो अंदर का ड्रॉप होता है वोल्टेज उसको मेजर करने के लिए वो प्रोब दिया है। एक किट से करंट अप्लाई होगा, अप्लाई होने के बाद जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है करके किट कैलकुलेट करेगा, उसी के हिसाब से वाइंडिंग रेजिस्टेंस का वैल्यू दिखाएगा। इसमें डीसी अप्लाई होता है, इसमें मैक्सिमम आप 1 एम्पियर दे सकते हैं, नहीं तो 10 एम्पियर दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देना है, ट्रांसफार्मर को डैमेज कर सकता है, इसलिए उससे ज़्यादा नहीं देना है। तो उसी में किट में रहेगा, आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा कितना एम्पियर देना है करके। वो देने के बाद उसमें स्टार्ट बटन रहेगा, स्टार्ट दबाने से करंट अप्लाई होगा, फिर 1-2 मिनट लगेगा, वो कैलकुलेशन करेगा, वोल्टेज ड्रॉप के साथ दिखाएगा कितना अपने को वाइंडिंग रेजिस्टेंस है करके। रिपोर्ट देखिए वाइंडिंग रेजिस्टेंस का, LV का एक ही वैल्यू है, RY YB BR का, क्यों उसमें वो माइक्रो में आएगा। HP में देखने से सारे टैप में देखना पड़ेगा, क्योंकि HP में टैप सारे आता है, तो सारे टैप को चेक करना पड़ेगा। टैप इंक्रीज होने से वैल्यू कम होगा। एक HP का जो वैल्यू है वो ओम में आएगा, तो उसको देखना पड़ेगा। अगर टैप पोजीशन चेंज होने से वैल्यू प्रॉपरली इंक्रीज होना है, प्रॉपरली डिक्रीज होना है, अगर वैसा नहीं हो रहा है, अनइवनली हो रहा है, तो उसमें अपने को कंसीडर करना पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम है तो चेक करना पड़ेगा। और IR टेस्ट, जो नॉर्मली मैगर IR टेस्टर करके रहता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर, उसको रख के हम लोग को करना पड़ेगा। मेगा ओम मीटर करके भी बोलते हैं उसको उसी में 3 प्रोब रहेगा। एक प्रोब उस किट का सेफ्टी के लिए एर्थ के साथ कनेक्शन करते हैं, दूसरा प्रोब को आपको बॉडी में कनेक्शन करना पड़ेगा, और दूसरा जो मेन प्रोब है रेड कलर रहता है, उसको जहां अपने को IR टेस्ट करना पड़ता है उधर लगाना पड़ता है। उसी में 5 kV अप्लाई होगा। अपने को अगर HP में करना है तो HP में करना पड़ेगा, LV में तो LV करना पड़ेगा। जो रिपोर्ट दिखाया हूँ इसमें 4 LV का दिखाया है, लेकिन आप एक ही वैल्यू ले लीजिए, नीचे का छोड़ दीजिए, बाकी LV2 LV3 LV4, क्योंकि वो ट्रांसफार्मर 4 LV का ट्रांसफार्मर है, तो एक ही LV का वैल्यू, आप कंफ्यूजन मत होइए, एक ही LV का वैल्यू कंसीडर कर दीजिए। अभी देखिए पहला HP टू एर्थ, अगर वो प्रोब HP में रहेगा, दूसरा प्रोब बॉडी के साथ रहेगा, तभी पता चलेगा HP का कितना इंसुलेशन है करके। और HP टू LV करने के टाइम जो बॉडी में प्रोब है उसको LV में लगाना पड़ेगा। अभी HP टू LV आप देख सकते हैं, इसमें 5 kV तक दे सकते हैं, क्योंकि उसका रेटेड वोल्टेज है 33 kV है, इसीलिए आप 5 kV तक दे सकते हैं। लेकिन LV के आएंगे तो उधर 500 वोल्ट ही देना है, क्योंकि उधर मैक्सिमम वोल्टेज है 350 वोल्ट, इसलिए 500 ही देना है। तो देख के करना पड़ेगा। ये सब DC वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, ज़्यादा वोल्टेज नहीं देना है, ट्रांसफार्मर को डैमेज कर सकता है, इसीलिए LV में 500 वोल्ट सफिशिएंट है, उसमें जो वैल्यू मिल रहा है वो अच्छा ही रहेगा। तो LV टू एर्थ, LV टू LV, दोनों LV को देख सकते हैं, तो वो भी मेजर किया है, तो अच्छा वैल्यू आएगा, ग्रेटर देन 1 गीगाओम। वही भी जो गीगाओम में आ रहा है वो अच्छा वैल्यू है। यही IR टेस्ट है। तो अभी देखते हैं वेक्टर ग्रुप। ट्रांसफार्मर में जो वेक्टर ग्रुप्स होता है वो IC DYN11 DYN 1 o'clock IC देते हैं। तो अभी आप लोग जो देखने वाला है वो DYN11 ट्रांसफार्मर का वेक्टर ग्रुप्स है। उसको ड्राइंग देखने से आपको ऐसी दिखेगा। पहला जो ट्रांसफार्मर लेफ्ट साइड का जो कनेक्शन है वो देखिए, ऐसी नेम प्लेट में दिखाया होगा, डेल्टा कनेक्शन अलग से दिखाया होगा, स्टार कनेक्शन अलग से दिखाया होगा। इसमें क्या करना पड़ता है अपने को, दोनों का R फेस को एक साथ करना पड़ता है। एक साथ करने से ऊपर, अभी राइट साइड का ऊपर देखिए, प्राइमरी का R और सेकेंडरी का R फेस को कनेक्शन करना पड़ता है, शॉर्ट करना पड़ता है। 415 वोल्ट ही अप्लाई करते हैं हम लोग उस टाइम, उसके पहले शॉर्ट करके अप्लाई करना पड़ेगा। शॉर्ट करने से कुछ नहीं होगा, शॉर्ट करके
हमले को वोल्टेज अप्लाई करने के टाइम 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना पड़ेगा। तो अभी देखिए आर फेस कनेक्शन किया है, इसीलिए आर फेस में सेम फेस में लिए हैं। अगर वाई फेस में करना है तो उसका कंडीशन अलग होगा। अपने को क्या है, जो स्टार कनेक्शन है उसमें वाई फेस में लेना पड़ेगा, उसी के हिसाब से एंगल्स वगैरह चेंज होगा। तो अपने को उसका कंडीशन देखना पड़ेगा। मैक्सिमम फॉलो होता है यही कंडीशन, सारे जगह में टेस्टिंग्स करते हैं। तो अभी देखिए आर फेस में लिया है, तो नीचे का कंडीशन देखिए। अभी आर फेस में लेने के बाद राइट साइड का पिक्चर देखिए, आर फेस में लिए हैं, उसमें 3 कंडीशन नीचे 1U 1V, मतलब ऊपर से 1U 1V का वोल्टेज इक्वल टू 1U 2N प्लस 1V 2N। इसमें जो दिखाए हैं UVW वो RYB करके ले लीजिए। प्राइमरी है तो 1 करके मेंशन किए हैं और सेकेंडरी है तो 2 करके मेंशन किए हैं। अभी प्राइमरी में 1U 1V मतलब RY के बीच में जो वोल्टेज है वो वाला है, और उसमें 1U 2N प्राइमरी में आर फेस का और सेकेंडरी में न्यूट्रल का, प्राइमरी में वाई फेस का, सेकेंडरी में न्यूट्रल का बीच में जो वोल्टेज है वो लेने से ये कंडीशन सेटिस्फाई होना है। और दूसरा सेकंड कंडीशन है 1W 2W। तो उसका डिस्टेंस पिक्चर में देखिए, 1W 2W का जितना डिस्टेंस है उससे ज़्यादा 1W 2V का डिस्टेंस ज़्यादा है ना, इसलिए सेम कंडीशन सेटिस्फाई होना है उसको वोल्टेज मेजर करने से। प्राइमरी में 1W का, सेकेंडरी में 2W का वोल्टेज मेजर करना है, और दूसरा 1W का 2V का मेजर करने से अपने को वोल्टेज पता चलेगा, उसमें ज़्यादा आना है 1W 2V। और दूसरा तीसरा कंडीशन है 1V 2W। इस पिक्चर में देखिए 1V 2W का वोल्टेज और 1V 2V का वोल्टेज दोनों सेम ही रहना है, इक्वल रहना है। तो यही तीसरा कंडीशन है। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो अपने को वेक्टर ग्रुप DY11 प्रॉपरली है करके समझ सकते हैं। ये वेक्टर ग्रुप के अगर दूसरा वेक्टर ग्रुप देखेंगे तो उसका कंडीशन वेरी होगा। आप नेट में सर्च करने से सारे वेक्टर ग्रुप का ऐसी कंडीशन मिलेगा। तो एक एक का 3-3 कंडीशन रहता है, वो सेटिस्फाई करने से अपने को कंफर्म कर सकते हैं वेक्टर ग्रुप सही है कि नहीं करके। ये मैक्सिमम DY11 ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में होता है, इसीलिए ये लिया था, आराम से समझ सकते हैं करके। और दूसरा एक टॉपिक नहीं बताया था मैंने, वो टैन डेल्टा। टैन डेल्टा मतलब जो जैसा IR वैल्यू करने के लिए मैगर यूज़ करते हैं वैसे एक किट आता है, उसी में प्रोब्स वगैरह रहता है। जहाँ बुशिंग में एक पोजीशन एक लोकेशन होगा टैन डेल्टा पॉइंट करके, उसमें उस किट को कनेक्शन करते हैं। जिस फेस में मेजर करना है तो उसी फेस में ऊपर मेजर कनेक्शन करते हैं, वैसी प्रोब्स आता है। कनेक्शन करने के बाद किट से वोल्टेज हम लोग अप्लाई करते हैं, वो कैलकुलेट करेगा उसमें कितना रेजिस्टेंस आ रहा है करके और कितना कैपेसिटेंस होगा करके। किट अपने साथ उसमें कैलकुलेशन करके दिखा देगा, इतना कैपेसिटेंस है, इतना रेजिस्टेंस करके। उसी के हिसाब से अपने को मैच करना पड़ेगा फैक्ट्री रिपोर्ट के साथ। अगर गड़बड़ है तो उसमें चेक करना पड़ेगा कैपेसिटेंस वैल्यू के सब। तो जो मुझे मालूम था डिटेल्स, वो सारे डिटेल्स बता दिया हूँ ट्रांसफार्मर टेस्टिंग्स के बारे में। ये वीडियो पसंद होगा तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।